हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वन, यानी मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट। दोस्तों, इसके पहले जो एम पी पी सी एस का जो सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर जो 10 है वो चल रहा था। अभी उसमें एक वीडियो मतलब बनना शेष है, यानी एक वीडियो आना शेष है, जिसमें जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उसके बारे में जो है हम उसमें करेंगे। इसके अलावा अगर समय मिलेगा तो एक टॉपिक यूनिट 10 से और आएगा, जिसमें कि पूरा जितने आयोग हैं सभी का किस तरह से, मतलब एक संक्षेप में जो है किस तरह से क्वेश्चन आप बनते हैं वो जो है लेके मैं आऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक जो शुरू कर रहा हूँ वो है मध्य प्रदेश में वन। दोस्तों, वन से पिछले साल भी एक प्रश्न, यानी 2020 में भी एमपीपीसीएस में एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा जो है, चाहे फॉरेस्ट का पेपर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या कांस्टेबल हो या व्यापम कोई भी एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट से एक प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। इसके पीछे दोस्तों एक रीज़न ये भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फॉरेस्ट पाया जाता है। इंडिया में सर्वाधिक फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस दृष्टि से भी जो है अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। 2020 में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि सागौन जो है मध्य प्रदेश से में कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, भविष्य में जो है ये प्रश्न पूछा, इससे संबंधित और प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उम्मीद है कि इस बार भी फॉरेस्ट से एक न एक प्रश्न आएगा। दोस्तों, हर साल जो है फॉरेस्ट क्या होता है, सेंसस मतलब फॉरेस्ट की भी गणना होती है। तो इसमें जो है हम कुछ डाटा जो है नई जनगणना के हिसाब से जो है, जो 2019 में हुई थी, उसके तहत भी हम इसमें से कुछ चीज़ें बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि क्या होता है कि प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा वन नीति आती है, खनिज नीति आती है। इसी प्रकार जो है जैसे जैसे चीज़ें होती है उसमें सरकार बदलाव करके नीतियाँ लेके आती हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो है नई जो वर्तमान में जो वन नीति है वो 4 अप्रैल 2005 को लागू की गई थी। तब से उसके नियम ही अभी तक मध्य प्रदेश में वन के संबंधित चल रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो है 4 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश की नई वन नीति आई थी। दोस्तों, ये पूरा याद करना है, क्योंकि केवल 2005 से काम नहीं चलेगा। 4 अप्रैल दे देगा, 5 अप्रैल दे देगा, 6 देगा, 10 अप्रैल दे देगा, तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि 4 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश की नई वन नीति लागू की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली बार वन नीति कब लागू की गई थी? तो 1952 में की गई थी। ठीक है, 1952 में की गई थी पहली बार। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान में कब की गई है? वर्तमान में की गई है 4 अप्रैल 2005 को। सॉरी। अब अगला जो है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम का स्थापना कब हुई? ठीक है, ये विकास है, ये वन विकास, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में की गई थी। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अंदाजा लगा लीजिए कि पिछली वर्ष जो प्रश्न पूछा गया था कि सागौन मध्य प्रदेश से के कितने प्रतिशत में पाया जाता है, या कितना भाग होता है, कितने प्रतिशत भाग पे पाया जाता है। तो इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में की गई थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब लागू हुई थी? 1952 में। रतलाम को अंगूर जिला और बैतूल को संतरा जिला घोषित किया गया है। ठीक है, घोषित है ये। ठीक है, क्या किया गया है? घोषित किया गया है रतलाम को। रतलाम में दोस्तों अंगूर की खेती होती है। रतलाम के सेब जो नमकीन रहते हैं वो भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो रतलाम को अंगूर जिला और बैतूल को संतरा जिला, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक जो संतरा है, संतरा के लिए महाराष्ट्र का एक जिला है नागपुर, बहुत प्रसिद्ध है। तो नागपुर से लगा हुआ ही बैतूल है। तो आप इससे थोड़ा सा आप याद करने में आसानी होगी कि बैतूल को संतरा जिला घोषित किया गया है और रतलाम को अंगूर जिला घोषित किया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के बानमौर में, बानमौर जो मुरैना के तहत आता है, और शिवपुरी, शिवपुरी है ये, शिवपुरी में कत्थे बनाने का कारखाना है, यह बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि बानमौर किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, जो बानमौर है वह जो मुरैना के तहत आता है। ठीक है, और शिवपुरी में बानमौर, मुरैना और शिवपुरी में कत्था बनाने का कारखाना है, यह ध्यान रखिए। कत्था, कत्था वही होता है जो पान में जो है अक्सर लगाया जाता है। इसको कत्था के अलावा इसे खैर भी कहा जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे, खैर। ठीक है, खैर,
खैर को भी कत्थई कहा जाता है, और इसका जो बनाने कारखाना बानमोर मुरैना और शिवपुरी में कारखाना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में वानिकी परियोजना प्रारंभ कब की गई? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में वानिकी परियोजना, कौन सी परियोजना? वानिकी परियोजना 1995 में की गई है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है, क्योंकि ये एमपीपीसीएस में फॉरेस्ट भी होता है, तो इसलिए जो है फॉरेस्ट की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मैं फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट में सिलेक्शन चाहते हैं, उस दृष्टि से फॉरेस्ट का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो पढ़ के जाना ही है। ठीक है, पर क्योंकि ये प्री दोनों के सेम होते हैं, तो उस दृष्टि से तो ये इंपॉर्टेंट है। जब जब पहला राउंड क्लियर हो जाएगा, दूसरे राउंड के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश में वानिकी परियोजना प्रारंभ 1995 में किया गया था, वानिकीकरण के लिए। ठीक है, वानिकीकरण के लिए पंचवन योजना 1976 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, पंचवन योजना आपन अभी हमने पढ़ा, मध्य प्रदेश में वानिकी परियोजना 1995 और वानिकीकरण के लिए पंचवन योजना 1976 में। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, जिसे एप्को बोलते हैं, दोनों आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भी अगर इस टाइप की चीज़ें हों तो फुल फॉर्म और उसका शॉर्ट फॉर्म दोनों पता होना चाहिए। ये पूछ लिए पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, ये पूछ लिए एप्को। अब आपको एप्को पता ही नहीं है, तो हमको दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। यानी एप्को का ही फुल फॉर्म है पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन। इसकी स्थापना 5 जून 1981, 81, ठीक है, 1981 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी? एप्को की स्थापना 5 जून 1981 में की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का स्थापना कब की गई? ठीक है, ये विकास है, तो मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना 12 जुलाई 2005 को की गई थी। ठीक है, इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश में 2005 में 12 जुलाई 2005 में की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ये सर्वाधिक ये गिद्ध है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। ठीक है, प्रदेश के पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गिद्ध। ठीक है, गिद्ध सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं इंडिया के, और उसमें भी कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। दोस्तों जो गिद्ध होते हैं वो पर्यावरण हितैषी होते हैं। कैसे हितैषी होते हैं? जो मृत जानवर होते हैं वो उनको खाकर जो है, जो पोल्यूशन से वो हमारी रक्षा करते हैं। किंतु आजकल क्या हो रहा है, ड्राइक्लोन करके कोई दवा है जो पशुओं में लगाई जा रही है। जब पशु मर जाते हैं तो उससे जब वो गिद्ध खाते हैं तो उनकी जो प्रजनन क्षमता, पचाने की क्षमता में कमी आती है, और उस वजह से क्या है, वो मरते जा रहे हैं और उनकी जो है संख्या कम होती जा रही है। परंतु मध्य प्रदेश सरकार इसके प्रति बहुत ही जागरूक होते हुए क्या किया कि इनके केंद्र बनाए, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं, उसमें से कहाँ पाया जाता है? पन्ना जिले में। नेक्स्ट है अब शहीद अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, ये बसनोई नहीं है, बिश्नोई है, कुछ मिस्टेक हो गई है, समझ में नहीं आया, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सॉरी। तो शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रतिवर्ष वन रक्षा एवं वन संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वन रक्षा एवं संरक्षण से, या सामाजिक, या कला से, या साहित्य से? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रतिवर्ष वन रक्षा एवं संरक्षण के क्षेत्र में जो व्यक्ति या संस्था उत्कृष्ट कार्य करती है उसको ये दिया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1981 है। ठीक है, ये अधिनियम है, एक्ट है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों। तो भिलाला में से स्याही और पेंट बनाया जाता है। ठीक है, छिंदवाड़ा में इसका एक कारखाना है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि भिलाला से क्या बनता है, या भिलाला कहाँ का कारखाना, कहाँ बनाने कारखाना कहाँ है? दोस्तों भिलाला जो है ये पेड़ से वो होता है, उसके स्याही और पेंट बनता है, और इसका कारखाना छिंदवाड़ा में है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है बिल्कुल कि भिलाला का कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों वो है छिंदवाड़ा जिले में। हर्रा का प्रयोग चर्म शोधन में किया जाता है। ठीक है, हर्रा बहेरा होता है, उसका किस में किया जाता है? चर्म शोधन में किया जाता है। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है?
सरकारी कारखाना उमरिया जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है? उमरिया में है। देश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तेंदुपत्ता दोस्तों वही चीज़ होती है जिससे बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, 60% पाया जाता है मध्य प्रदेश में, यानी सर्वाधिक जो है। ये एक प्रकार का देखा जाए तो कुटीर उद्योग के तहत आता है, घर पे ही घर के सदस्य मिलके ही करते हैं। पर तेंदुपत्ता जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पैदा होता है, और लगभग 60% पूरे जो है देश का 60% तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश अकेले में पैदा होता है। ठीक है, जो इसका क्षेत्र है सागर, दमोह और जबलपुर, कटनी, ये वाले क्षेत्र में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उगाया जाता है और उससे बीड़ी बनाई जाती है। इसके बाद स्वीडिश स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट की सहायता से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट की स्थापना 1942 में की गई है। ठीक है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट की सहायता से इंडियन, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1982 में की गई है, जो कि भोपाल में स्थित है। यानी इसे बोलते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, तो उसकी स्थापना जो है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट की सहायता से ही किया गया है। ये भोपाल में स्थित है और 1982 में इसकी स्थापना की गई है। अब 1979 में बालाघाट और 1980 में बैतूल में वन राज्यिक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान 1963 में, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। राज्य वन अनुसंधान संस्थान 1963 में जबलपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, एक इसके अलावा एक और संस्था है जो देहरादून में है, उसी की 4 जो है क्षेत्रीय कार्यालय, जिसमें एक मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, लेकिन ये वन राज्य वन है। ठीक है, वो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर में है, लेकिन ये राज्य वन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, वो 1963 में स्थापित किया गया है, कहाँ? जबलपुर में। तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखिएगा कि राज्य वन अनुसंधान संस्थान 1963 में जबलपुर में स्थापित किया गया है। इसके बाद है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन। ठीक है, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है ना, इसको आप याद नहीं रखिएगा, मैं इसको अलग से बताऊंगा आपको। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन जो है 19.4%, पिछली बार प्रश्न आया था वो 20% आया था। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन, ये 2019 की जो सेंसस जनगणना है फॉरेस्ट की, उसके तहत ये डाटा है ये। तो मध्य प्रदेश में सागौन जो है 19.4% भाग पर पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर है मध्य प्रदेश में जो है संरक्षित जो वन है, संरक्षित होता है, संरक्षित, असंरक्षित और अवर्गीकृत, 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो संरक्षित वन क्या होते हैं? जो पूरे वन पाया जाता है उसका 32% में संरक्षित वन पाया जाता है। इसके बाद असंरक्षित वन 65.36% भाग पर और अवर्गीकृत 1.9% भाग पे। अब हम देखते हैं संरक्षित वन क्या होते हैं। तो सॉरी, वो फॉरेस्ट या वो वन क्षेत्र जहाँ पर आवाजाही होती है, बहुत ही आवाजाही होती है, थोड़ी बहुत लकड़ी जो है काटा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सरकार के जो कानून होते हैं, नियम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा शिथिल होते हैं। मतलब वो उस फॉरेस्ट के अंदर आप आ जा सकते हैं, एक लिमिटेड क्षेत्र में आ जा सकते हैं, थोड़ी बहुत जो है आप लकड़ी भी काट सकते हैं। ठीक है, और जो सरकार के नियम होते हैं वो बहुत ही कठोर नहीं होते। लेकिन असंरक्षित वन वो वन होते हैं जहाँ पर सरकार की कठोर नियम होते हैं, ना आप वहाँ पे आ जा सकते हैं, ना वहाँ पर आप लकड़ी कटाई कर सकते हैं, ना पशु की चराई कर सकते हैं। ठीक है, वही अवर्गीकृत वन, आप लकड़ी चराई भी कटाई भी कर सकते हैं, पशु चराई भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है वहाँ पर आवाजाही भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को जो हम देखा जाए 3 भागों में फॉरेस्ट को बांटा गया है, संरक्षित, असंरक्षित और अवर्गीकृत वन। ठीक है, जिसमें से सर्वाधिक असंरक्षित वन जो है पाया जाता है 65.36% भाग पे, और इसके बाद संरक्षित वन 32.5% पे, और अवर्गीकृत वन, ठीक है, 1.9% भाग पे जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है जड़ी बूटी बैंक कहाँ है? तो दोस्तों जड़ी बूटी बैंक जो है वो है पचमढ़ी में। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र उमरिया में स्थित है। ठीक है, इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है सर, टाइप राइटिंग में मिस्टेक हुई है।
तो आप इसे जैव विविधता व प्रशिक्षण, मैं इसको साथ में सुधारता भी जा रहा हूँ कि जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र उमरिया में स्थित है। ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है। दोस्तों 2019 की जनगणना के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और इसी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सर्वाधिक वन है बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और श्योपुर में पाया जाता है। सर्वाधिक वन फिर से बता रहा हूँ कि बालाघाट, बालाघाट से लगा हुआ नीचे छिंदवाड़ा, फिर उसी से लगा हुआ बैतूल और श्योपुर। श्योपुर कहाँ है, मुरैना के पास में है। ठीक है। आप अगर थोड़ा सा मैप याद रखेंगे तो कौन सा जिला कहाँ पर है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कभी पूछ ले कि अगर श्योपुर से लगा हुआ दूसरा राज्य कौन है, तो दोस्तों दूसरा राज्य पता होना चाहिए कि श्योपुर से लगा हुआ दूसरा राज्य राजस्थान है, या बालाघाट से, छिंदवाड़ा से, बैतूल से। तो थोड़ा सा जो है आपको मैप में कौन सा जिला मध्य प्रदेश का किस क्षेत्र में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, ये अगर आप याद रखेंगे तो इस टाइप के प्रश्न जो है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सर्वाधिक जो फॉरेस्ट है वो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और श्योपुर में पाया जाता है। अगर हम सर्वाधिक वन में प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत की, तो दोस्तों सर्वाधिक जो है प्रतिशत में वन पाए जाते हैं बालाघाट, फिर श्योपुर, उमरिया और मंडला। ठीक है। बालाघाट, श्योपुर, उमरिया और मंडला। इसके बाद न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिला, यानी सबसे कम क्षेत्र वाले जिले, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर और ये है भिंड। ठीक है। भिंड। कौन कौन से न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, उज्जैन है, उज्जैन के बाद रतलाम है, रतलाम के बाद शाजापुर, भिंड। और न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले हम बात करें तो उज्जैन, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और भिंड है ये। ठीक है। कौन कौन से हैं, देखिए अगर हम याद करने की बात करें तो ऊपर भी इसके पहले जो भी हमने पढ़ा था, सर्वाधिक वन क्षेत्र बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर। और प्रतिशत में बात करें तो बालाघाट वहाँ पर भी पहले नंबर पर है, यहाँ पर भी पहले नंबर पे है। फिर यहाँ पे श्योपुर हो गया, उमरिया और मंडला। अब हम उसी तरह बात करें न्यूनतम में, तो न्यूनतम में उज्जैन है, तो नीचे प्रतिशत में उज्जैन है, रतलाम है, पर यहाँ शाजापुर हो गया है। ठीक है। फिर रतलाम है, फिर भिंड है, दोनों में सेम है। ठीक है। एक वर्ड का इधर उधर है। तो न्यूनतम जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं उज्जैन, रतलाम, शाजापुर और भिंड में। और प्रतिशत में हम बात करें तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और भिंड है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से वनों का भाग कितना है, दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से वनों का भाग जो है वो है 30.272। ठीक है। प्रतिशत, यानी 30.72 भाग पे जो है क्षेत्रफल है, जितना क्षेत्र मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसका इतने भाग पे फॉरेस्ट है। इसके बाद वन विद्यालय प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक, बैतूल, गोविंदगढ़, झाबुआ, शिवपुरी और पचमढ़ी में है। ठीक है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा मैं कि कुछ कुछ जो है एक ही मात्राएं जो इसमें गलत हुआ है, अब समझ में नहीं आया गलत क्या मिस्टेक हुई है। किसी में जो है छोटी जो ई मात्रा हम जो हम हिंदी में बोलते हैं वो, जैसे विद्यालय है, प्रशिक्षण है, शिवपुरी है, तो इनमें जो है वो नहीं आई है। इसके लिए मुझे बहुत बेशक खेद है। तो और अगली बार जब कभी होगा तो उसको सुधारा जाएगा। तो हम बात कर रहे थे जो वन विद्यालय प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक, प्रश्न ये ऐसा पूछा जाता है निम्नलिखित में से वन विद्यालय नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि है कहाँ कहाँ। तो अमरकंटक पे है, अमरकंटक से हमारे बैतूल में, गोविंदगढ़ में जो रीवा है के तहत आता है, झाबुआ, सिवनी और पचमढ़ी। अगर झाबुआ की जगह धार दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि धार नहीं है। ठीक है। धार नहीं है, झाबुआ में है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है, बैतूल गोविंदगढ़ रीवा में आता है, शिवपुरी, झाबुआ और पचमढ़ी में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया है, तो दोस्तों 11 अप्रैल 2005 को जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। होशंगाबाद में बोरी वन में सर्वाधिक सागौन पाए जाते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सागौन 20% भाग के पिछली बार पूछा गया था, इस बार ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो बोरी वन जो है, बोरी वन होशंगाबाद जिले के तहत आता है, ये सागौन के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है। संजीवनी संस्थान दोस्तों भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, संजीवनी संस्थान भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा जिले में पाए जाते हैं। ठीक है। आरक्षित वन कौन से वन होते हैं, दोस्तों आरक्षित वन वो वन होते हैं जहाँ पर सरकार की गाइडलाइन बहुत कठोर होती है। वहाँ पर ना पशु चराया जा सकता, ना आवाजाही कर सकते हैं, ना लकड़ियाँ काट सकते हैं। ठीक है। जो कि 65.36 यानी 65.36% भाग पे जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है।
तो सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा में तथा सबसे कम उज्जैन में पाए जाते हैं। उज्जैन में फॉरेस्ट की थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। न्यूनतम प्रतिशत भी हमने देखा वहीं पर था और इसमें भी यही है। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक जो है आरक्षित वन खंडवा में और सबसे कम आरक्षित वन उज्जैन में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 16 क्षेत्रीय वृत्ति वन के तहत जो है वो क्या किया गया है, बनाया गया है। 63 क्षेत्रीय वन मंडल है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश है। अगर हमें मध्य प्रदेश से एग्जाम दे रहे हैं, अगर इस टाइप के प्रश्न पूछा जाए कि राज्यों में से सर्वाधिक और मध्य प्रदेश उसमें ऑप्शन है, तो मध्य प्रदेश टिक लगाया जा सकता है, अगर आपको नहीं बन रहा है तो। ठीक है। कहने का मेरा बेसिकली मतलब यह है कि अगर हम किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश है, भारत के में और कुछ राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश में, और आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धवर्णपाती वन और शुष्क वन। ठीक है। इसके तहत जो है सदाबहार वन आते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इनके क्षेत्र में। तो पहला नंबर जो है, पहले की बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय वर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय वर्णपाती वन मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी वाले जिलों में जो है ये पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं। ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है। इस प्रकार के वनों में वर्षा जो होती है, सदाबहार वन नहीं है, क्षमा करें, सदाबहार वन नहीं बोलते। ठीक है। इसमें जो वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है इस क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ पाए जाते हैं। तथा यह वन पानी कमी आने पर अपने सारे पत्ते जो है गिरा देता है। दोस्तों ऐसा अक्सर क्या है, जब गर्मियाँ आती हैं तो उसमें पानी कमी होती है, तो आप देखेंगे कि उसमें पत्ते रहते ही नहीं है कुछ में, या रहते हैं तो फिर एक समय बाद वो झड़ जाते हैं, फिर से जो है पत्ते भी धीरे धीरे आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो इसलिए इन्हें वर्णपाती वन कहा जाता है। इसके तहत सागौन, शीशम, पीपल आदि वृक्ष जो है आते हैं। तो ये कौन से वन थे, ये थे उष्णकटिबंधीय वर्णपाती वन। अब जो नंबर बी है, उष्णकटिबंधीय अर्धवर्णपाती वन, ये मध्य प्रदेश के शहडोल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। अर्धवर्णपाती वन शहडोल, सीधी, बालाघाट, मंडला क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पत्ते पूर्णतः अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। इस प्रकार वनों को औसत जहाँ वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। बांस, साल, सागौन इस क्षेत्र में ये बोला जाता है। इनका क्षेत्रफल जो है 8.97% भाग पे जो है पाए जाते हैं। यानी उस क्षेत्र में उतने भाग में नहीं पाए जाते जितने कि वर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। शुष्क वन मतलब भिंड मुरैना, जहाँ पर बरसात कम होती है, पानी की मात्रा कम होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कटीले वन भी पाए जाते हैं, जैसे शीशम, बबूल, हर्रा, वहेरा, ये सारी चीज़ें। तो वो जो है 0.26% भाग पर पाए जाते हैं। अब ये देखिए मैप, देखिए थोड़ा मैप के माध्यम से आप देखेंगे ये क्षेत्र में थोड़ा सा ग्रीनरी है। अब ये क्यों है, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में श्योपुर है और जो चंबल नदी है उस बहुत सारी नहरें जो है निकाली जाती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा यहाँ ग्रीनरी है। इसके बाद जो है आप ये वाला क्षेत्र देखिए, ये मंडला हो गया, सॉरी बालाघाट मंडला, ये वाला क्षेत्र हो गया, ये नर्मदा नदी, ताप्ती नदी वाला क्षेत्र, सीधी वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या है, वर्षा भी होती है और अक्सर जो है पेड़ पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। और जब देखेंगे आप ये इस वाले क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ वन कटीले वन पे यहाँ वन है ही नहीं है। देखिए है तो बहुत ना के बराबर। यहाँ ग्रीन ग्रीन क्यों है, क्योंकि यहाँ मंदसौर है, यहाँ पर जो है चंबल नदी और गांधी सागर बांध बने हुए हैं, इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ और कहाँ पाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर और कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये क्षेत्र तो है क्योंकि यहाँ पे नदियों का जमावड़ा है। ये ताप्ती नदी, गंगा नदी वाला क्षेत्र है और ये पचमढ़ी वाला क्षेत्र, साथ में ये क्षेत्र में वर्षा बहुत होती है, इसलिए यहाँ पर ग्रीनली है। और ग्रीन के बाद यहाँ पर जो क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र में ये सीधी, सिंगरौली, सीधी में भी बहुत काफ़ी पाया जाता है। उमरिया, सीधी, ये यहाँ बहुत ही ग्रीनरी है। ठीक है, हरियाली बहुत है, क्यों, वर्षा यहाँ पे समय पे और अच्छी वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बाकी आप बुंदेलखंड का क्षेत्र देखेंगे, ये क्षेत्र देखिए आप, यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा पाई जाती है। ये देखिए क्षेत्र जो है, और यहाँ पे भिंड मुरैना देखिए आप, भिंड मुरैना में देखेंगे तो ये जो है श्योपुर है, यहाँ तो पाई जाती है, लेकिन ये मुरैना है। यहाँ पर पानी का ज़्यादा विशेष कोई स्रोत है नहीं, वर्षा भी कम होती है, इसलिए यहाँ पर वर्षा
कम होती है। तो आप देखेंगे कि जो शुष्क वन है वो इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए ये क्षेत्र हो गया, जो अगर मैं शुष्क वन की बात करूँ तो ये क्षेत्र शुष्क है, और इसके बाद ये क्षेत्र जो है शुष्क वाले वन है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको जब ऑप्शन पे आप टिक करेंगे तो आपको चीज़ें तो याद रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, और अगर आप कोई डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं जल्द से जल्द सारे टॉपिक फटाफट जो है आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड करूंगा। मैंने पिछले भी अपलोड किए थे वीडियो, ठीक है, पर क्योंकि क्या होता है कि हमेशा जीएस में क्या है, चेंजेस होता रहता है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो क्रिएट हो गई, लेकिन जीएस में चेंजेस होते रहते हैं कुछ ना कुछ। चाहे देखिए 2019 में नया सेंसस आया वनों का, तो उसके डाटा जो है, तो इसलिए जो है ये नया वीडियो बना के आपके सामने लेके आया हूँ। और बहुत जल्द जो है अभी यूनिट 10 के 1 से 2 वीडियो आएंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पर जलवायु, ये सारी चीज़ें फटाफट जो है हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।